हम आपको उन कोचिंग सेंटर्स के बारे में भी बताना चाहते हैं जो अब इस देश में कोचिंग सेंटर नहीं बल्कि पावर सेंटर्स बन चुके हैं, क्योंकि आग यहीं से लगाई जाती है। बिहार के पटना में 18 जून को जो हिंसा हुई, उस मामले में पुलिस ने 4 कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और आज हमारी टीम जब इन कोचिंग सेंटर्स पर पहुंची तो वहां पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने इन सभी कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ मामले दर्ज कर लिए हैं और इसमें लिखा है, जो मामले दर्ज किए गए हैं, कि इनके संचालकों ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्रों को विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए उकसाया और उनसे कहा कि आज वो जितनी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, जितनी हिंसा करेंगे, जितनी आगजनी करेंगे, उतना ही सरकार इस योजना को वापस लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। पटना के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने अपने शिकायत पत्र में इस बात की विस्तार से जानकारी दी है। आज मैं आपको पढ़कर बताता हूं, मैं लाया हूं उस पत्र को कि उन्होंने क्या लिखा है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने लिखा है और ये छात्रों की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड की गई है इसमें, और छात्रों ने क्या बताया है कि कोचिंग सेंटर्स के संचालकों द्वारा क्लास में पढ़ाते वक्त ये बताया गया कि आज की लड़ाई तुम लोगों के जीवन में आर या पार की लड़ाई है। आज तुम लोगों द्वारा जितना प्रदर्शन कर सरकारी संपत्ति जैसे रेलवे, थाना एवं अन्य सरकारी संस्थानों में जितना नुकसान होगा, आगे चलकर सरकार को पुरानी बहाली प्रक्रिया को लागू करना ही पड़ेगा। देखते ही देखते करीब दोनों कोचिंग संस्थानों से करीब 1000 से 1500 के बीच लड़के अपने अपने हाथों में लाठियां और डंडा लेकर थाने के सामने एकत्रित हो गए तथा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे और धीरे धीरे तारेगना रेलवे गुमटी की ओर बढ़ने लगे। इसमें यह लिखा हुआ, तो साफ साफ यह लिखा है कि कोचिंग सेंटर्स के जो संचालक थे उन्होंने इन छात्रों को भड़काया और कहा कि आप लोग जितनी हिंसा करोगे उसके उतने ही ज्यादा चांस हैं कि सरकार दबाव में आकर पुरानी जो प्रक्रिया है उसे लागू कर देगी और ये जो अग्निपथ योजना है इस पर सरकार इसे वापस ले लेगी, पीछे हट जाएगी। बिहार अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहां इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे कोचिंग सेंटर्स की भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं। अलीगढ़ में 9 कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। राजस्थान के सीकर में हिंसा के लिए 1 कोचिंग सेंटर के संचालक को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो हिंसा भड़की, उस मामले में भी कई कोचिंग सेंटर्स की भूमिका संदेह में है और पुलिस ने वहां पर भी अपनी जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में 17 जून को जो हिंसा हुई थी, उसके पीछे भी कोचिंग सेंटर्स को ही बताया जा रहा है और इस मामले में वहां एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है जो कि वहां पर एक कोचिंग सेंटर चलाता था, डिफेंस एकेडमी, साई डिफेंस एकेडमी के नाम से। यानी इस हिंसा के पीछे कोचिंग सेंटर्स का माफिया है जो अपनी दुकानें बंद होने के डर से युवाओं को भड़का रहा है और उन्हें यह बता रहा है कि सरकार उनसे सेना में नौकरी करने का अधिकार छीन रही है। भारत में इस समय 1,70,000 से ज्यादा ऐसे छोटे बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जो युवाओं को सेना में भर्ती के लिए तैयारी करवाते हैं। सेना में भर्ती के लिए युवाओं को फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद एक रिटन एग्जाम भी देना होता है। इसके अलावा वायुसेना और नौसेना में अलग अलग पदों के लिए विभिन्न परीक्षाएं होती हैं और ये कोचिंग सेंटर्स इन्हीं परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं और ये धंधा बहुत मुनाफे वाला धंधा है। यानी ये जो लोग हैं ये शिक्षा को बेचते हैं, ये धंधा है इनका। क्योंकि अगर छात्र कोचिंग लेने के बाद भी सेना में भर्ती नहीं होते और फेल हो जाते हैं तो इसके लिए छात्र खुद ही जिम्मेदार होते हैं और ये कोचिंग सेंटर्स छात्रों को उनकी फीस उसके बाद लौटाते नहीं। और जब भी सरकारी भर्तियों या सेना की भर्तियों में कोई जरा सा भी बदलाव होता है तो यही कोचिंग सेंटर्स पावर सेंटर्स बन जाते हैं और फिर यहीं से वो बड़े बड़े आंदोलन करवाते हैं। आपको याद होगा, इसी साल जनवरी में रेलवे भर्ती को लेकर जब नियम बदले गए थे तो इन्हीं कोचिंग सेंटर्स पर बिहार में हिंसा भड़काने के भी आरोप लगे थे और आज भी ऐसा ही हो रहा है। आज हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर इन कोचिंग सेंटर्स की पड़ताल की और इस दौरान हमें यह पता चला कि बिहार में औसतन हर 6 किलोमीटर पर एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जहां सरकारी नौकरियों की तैयारी कराई जाती है और प्रत्येक छात्र से हर क्लास की कम से कम 200 से 300 रुपए तक फीस ली जाती है, एक क्लास की। इसके अलावा बिहार में युवाओं को सेना में भर्ती कराने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी खुले हैं जहां फिजिकल टेस्ट के लिए उन्हें तैयारी करवाई जाती है। इसलिए यह ग्राउंड रिपोर्ट आज आप सबको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए।
बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए जहां भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे प्रदर्शनकारियों ने वहां पर तोड़फोड़ आगजनी जरूर की है और उसके निशान आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगे। ये तस्वीरें लगातार बताती हैं कि किस तरह से यहाँ पर हिंसा बढ़ती गई और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो सरकारी संपत्ति है उसका नुकसान यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने किया है, क्योंकि दानापुर रेलवे स्टेशन पर कई घंटों तक हिंसा लगातार चलती रही। इसके अलावा यहाँ पर आम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस कदर जो भी सामान प्रदर्शनकारियों के सामने आया उसे आग के हवाले कर दिया। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त हमारी मौजूदगी आरा स्टेशन पर है। किस तरह से यहाँ पर जब विरोध प्रदर्शन किया गया तो तस्वीरें हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आरा स्टेशन का इंक्वायरी काउंटर है और आप देखिए कैसे यहाँ पर इस पूरे इंक्वायरी काउंटर को बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे यहाँ पर आप देखिए छात्रों का उग्र रूप देखने को मिला। विरोध प्रदर्शन करने के लिए छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर आए और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे 2 बाइक को यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है। पैसेंजर ट्रेन जो कि पटना से आरा के लिए जाती है उसको भी रोकने की कोशिश की गई, नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। इसके अलावा रेलवे की जो प्रॉपर्टी है, आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि उससे भी नुकसान पहुँचाने की यहाँ पर कोशिश की गई है, चाहे वो इंक्वायरी काउंटर हो, चाहे वो एंट्री पॉइंट हो। कुछ इसी तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी और जितने भी यहाँ पर शीशे हैं आप देखिए नीचे टूट के बिखरे पड़े हैं। 18 जून को मसौढ़ी के इसी इलाके में जबरदस्त हिंसा हुई थी, जिसके बाद पटना के जिलाधिकारी ने यह बताया कि यहाँ पर जो कोचिंग सेंटर्स चलते हैं उसमें छात्रों को भड़काया गया था। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो रिपोर्ट थी उसमें कुछ कोचिंग संस्थानों के नाम लिखे थे, जिसमें से एक यथार्थ कोचिंग भी था और जो शिकायत थाने में की गई थी मजिस्ट्रेट की तरफ से, उसमें ये लिखा गया था कि कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो छात्रों को भड़काने का काम कर रहे थे। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने थाने में शिकायत की उसमें यह लिखा कि कोचिंग संस्थानों में यह कहा गया छात्रों को भड़काते हुए कि आज की लड़ाई तुम लोगों के जीवन की आर पार की लड़ाई है। जितना सरकारी संपत्ति का नुकसान होगा आगे चलकर सरकार पुरानी बहाली की प्रक्रिया तभी जाकर लागू करेगी। यानी इन कोचिंग संस्थानों से छात्रों को भड़काया गया और उसके बाद छात्र के साथ साथ कई अन्य लोग भी बाहर निकले और पत्थरबाजी की, बगल के रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की, आगजनी की, आग के हवाले कर दिया, दुकानों में तोड़फोड़ की, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, उसके शीशे तोड़ दिए और उसके बाद यहाँ पर काफी देर तक उपद्रव चलता रहा, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। चंद्रशेखर जी, क्या स्थिति है फिलहाल पटना की? अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण है और जो 2-3 घटनाएं पूर्व में हुई हैं उसमें वीडियो फुटेज के आधार पर हम लोगों ने लोगों की लिस्ट बनाकर पहचान करके टारगेटेड अरेस्टिंग हम लोगों ने किया है और अभी तक कुल 147 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने किया है और बाकी की भी हम लोग फोटो वीडियो फुटेज के आधार पर बाकी को भी चिन्हित कर रहे हैं और अगले 48 घंटे में हम लोग विशेष अभियान चला करके उन सभी लोगों की अरेस्टिंग करेंगे जो लोग की हिंसक गतिविधि या तोड़फोड़ या आगजनी में शामिल है। कोचिंग सेंटर की भूमिका कल मसौढ़ी वाले में हम लोग को सीधे मिली है 3 कोचिंग सेंटर्स की और उस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसमें आरक्षण कोचिंग सेंटर है, मसौढ़ी का DDS है, यथार्थ है, इन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उकसाने के लिए, भड़काने के लिए और तोड़फोड़ रेलवे स्टेशन पर और हिंसक गतिविधि में शामिल करने के लिए। इन पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी जो लोग गिरफ्तार हैं उनके जो व्हाट्सएप चैट हैं, कॉल डिटेल्स हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं। सोशल मीडिया से भी कुछ डेटा हम लोगों को मिला है, उस पर भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। अन्य कोचिंग संस्थानों की भूमिका की जांच कर रहे हैं। बच्चों का मानना है कि हम फिजिकल जब निकाल चुके थे, हमारा केवल एक ही स्टेप बचा था जो था रिटर्न। यदि हम इसमें पास हो जाते तो हमारा करियर उज्जवल हो जाता। क्योंकि अब माननीय भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि वो पुरानी जो एग्ज़ाम है रद्द करके नए तरीके से भर्ती की जाएगी, तो हम सभी महाकाल के वासी जो हैं चाह रहे हैं कि अपने उज्जैन की भिजा नहीं बिगड़े और सब शांतिपूर्वक सब ठीक हो जाए। हमारा देश सेना में भर्ती के लिए जिस टूर ऑफ ड्यूटी के मॉडल को आज अपना रहा है, ये व्यवस्था चीन में बहुत पहले ही आ गई थी।
चीन की सेना में हर साल 18 से 22 साल के लगभग 4.5 लाख सैनिकों की भर्ती होती है और ये सभी सैनिक 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सेना में भर्ती होते हैं। यानी चीन में कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिकों को भर्ती किया जाता है और जब इन सैनिकों की 2 साल की सेवा पूरी हो जाती है तो इनमें से 10 से 20% जवानों को रिटेन किया जाता है और बाकी सबको रिटायर कर दिया जाता है। यानी लगभग 80% जो जवान हैं वो 2 साल के बाद ही रिटायर हो जाते हैं चीन में। 1980 के दशक में चीन के पास 45 लाख सैनिकों की फौज थी, लेकिन आज उसके पास 20 लाख सैनिकों की फौज है। पिछले 3 दशकों में चीन ने अपने सैनिकों की संख्या घटाकर और उनकी पेंशन और दूसरे खर्च कम करके अपनी सेना के आधुनिकीकरण पर बहुत जोर दिया है और वहां पर इसका कोई विरोध नहीं हुआ, विरोध हो भी नहीं सकता क्योंकि वहां लोकतंत्र है ही नहीं। यह भी बड़ी बात है कि हमारे देश में कम से कम लोगों को विरोध करने का अधिकार है क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चीन में तो यह अधिकार ही नहीं है। लेकिन आज जब हमारे देश की सेना यह करना चाहती है वही काम जो चीन ने वर्षों पहले किया, तो इसका हमारे देश में विरोध हो रहा है। बड़ी बात यह है कि हमारे देश की सेना को सबसे ज्यादा जो मुकाबला करने की नौबत आती है वो 2 सेनाओं से आती है, एक चीन की सेना और दूसरी पाकिस्तान की सेना। तो आपको यह भी देखना होगा कि आपके सामने जो सेना खड़ी है, जो देश खड़ा है, उसकी सेना कैसी है और उससे कैसे लड़ना है, वो लोग क्या अच्छी चीजें कर रहे हैं, यह भी सीखने की जरूरत है। कुछ पुरानी रिपोर्ट्स में चीन की सेना की जो औसत उम्र है वो 32 वर्ष बताई जाती है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आंकड़ा गलत भी हो सकता है क्योंकि चीन कभी भी अपनी सेना के बारे में कोई भी जानकारी सार्वजनिक करता ही नहीं है। इसी तरह रशिया में 18 से 27 वर्ष के हर युवा को सेना में कम से कम 1 साल अपनी सेवाएं देना अनिवार्य है और अमेरिका की सेना में भी 80% सैनिक अपनी सेना के 8वें वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में अब भी सेना में भर्ती के लिए वही प्रक्रिया चली आ रही है जो पहले भारत में थी, पुरानी वाली। पाकिस्तान की सेना की औसत उम्र इस समय 32 से 33 वर्ष बताई जाती है, लेकिन इसे लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा कहीं पर भी मौजूद नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमें इन दोनों सेनाओं से, पाकिस्तान की सेना से और चीन की सेना से, अपने सेना की औसत आयु कम करनी है और हमारी सेना इनसे ज्यादा युवा होनी चाहिए, ज्यादा बलशाली होनी चाहिए। आपने तो इस पे आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, जो आज हमने आपको बड़ी बातें बताई। एक तो कोचिंग सेंटर्स की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कोचिंग सेंटर्स ने छात्रों को बड़ी संख्या में भड़काया है। दूसरी बात यह है कि अब हिंसा इस मामले में रुक चुकी है और अब धीरे धीरे जो है मामला जो है वो नॉर्मल हो रहा है, चीजें स्थिरता की तरफ बढ़ रही हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.